हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं हूँ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। तो बस दोस्तों, आपसे हम लोग इतना सपोर्ट मांगते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और एक शेयर से सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल के लिए, अपने इस चैनल के लिए इतना कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, है ना दोस्तों। तो ये आपका हक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो जो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किस ग्रंथ में, ठीक है ना। अर्थशास्त्र, मुद्रा शास्त्र, अष्टध्यायी या वृहत कथा मंजरी। तो इनमें से बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है तो जिसमें जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अर्थशास्त्र, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, जो अर्थशास्त्र है इसमें जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम देखते हैं आपके लिए आपका अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोह के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए, अच्छा प्रश्न है आपके सामने और इसमें आपको बताना है। देखिए, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि राज्याभिषेक ने अब जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है मतलब किस, सॉरी, सबसे पहले तो ये है कि किस धर्म में ली थी। तो ये ली थी बौद्ध धर्म में, ठीक है। किससे प्रभावित होकर लिया था? निग्रोध से जो है प्रभावित होकर, ठीक है ना। और कब ली थी, किस वर्ष में? तो चौथे वर्ष में। तो क्या 3 तो इसमें क्लियर हो गए, ठीक है। और अब बताइए कि जो है किन से ली थी। तो ये ली थी जो है उपगुप्त से, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो में 4 क्वेश्चन कवर हो गए ना। तो अब तो लाइक बनता है ना वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। चलिए बताइए दोस्तों कि किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं मेगास्थीस, स्ट्रेबो, प्लूटार्क या एरियन। चलिए बताइए कि जो है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो फ्रेंड्स, ये था मेगास्थनीज, ठीक है ना। आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, मेगास्थनीज, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। यानी कि मौर्य काल में एग्रनोमाई, ठीक है ना, एग्रनोमाई किसे कहा जाता था। तो आपके ऑप्शंस यहाँ से स्टार्ट हैं। आपका पहला ऑप्शन है भवन निर्माण अधिकारी, फिर है सड़क निर्माण अधिकारी, फिर है कृषि विभाग अधिकारी या माप तौल अधिकारी। तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों, और इनमें से आप बताइए कि आपका एक राइट आंसर क्या होगा, कि जो है भवन निर्माण अधिकारी कहते थे या सड़क निर्माण अधिकारी कहते थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहते थे? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। एक क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी अपने मन से पढ़ लीजिए, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो किस काल में कहते थे? तो ये कहते थे मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अब इसको संबंधित आपको मौर्य काल से प्रश्न मिल रहे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को
क्या कहा जाता था, यानी कि जासूस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्था एवं संचार। देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था संचार एवं संस्था, या संस्था एवं संचार। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, वेल डन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई शासन ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि श्रीलंकाई शासक ऐसा कौन सा था जिसने कि मौर्य सम्राट के जो अशोक थे, यानी कि सम्राट अशोक थे, उनके आदर्शों को अपने ऊपर उतारने की या अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन है आपके महाबली वीर सिंह, टिड या तिस्सईस। चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टिड, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये थे टिड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों देख लेंगे कितने अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। चलिए आपके ऑप्शन से पूर्व, परिशिष्ट परिवर्तन, अंग या उपांग। चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि परिशिष्ट परिवर्तन। ठीक है ना। तो ये जो ग्रंथ है जैन धर्म का कौन है, परिशिष्ट परिवर्तन। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिशिष्ट परिवर्तन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो बताइए कि किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वंश आरंभ होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आषाढ़ या जुलाई। जुलाई को आषाढ़ भी बोलते हैं, हिंदी महीना है, याद रखिए, क्योंकि हिंदी महीने से कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आषाढ़ या जुलाई, जुलाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है फ्रेंड। इसमें आपको बताना है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। चलिए तो अब बताइए कि सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैड़क या प्रतिष्ठान यानी कि अमरावती। ठीक है, प्रतिष्ठान या अमरावती थी जो है सातवाहन राज्य की राजधानी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रतिष्ठान यानी अमरावती। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए तो हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या नासिक। तो इनमें से ऐसा कौन सा जो है शिलालेख है जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाथी गुम्फा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। हाथी गुम्फा ऐसा अभिलेख है जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती, ठीक है ना, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपके ऑप्शंस अब आपको चारों जो है आप क्लियरली दिख रहे होंगे। देखिए ये एक वर्ड आ गया है सिमुक। चलिए पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है लास्ट में जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका शिमुक, ये आपका आंसर नहीं है। देखिए जो शिमुक है तो ये क्या है,
तो इन्होंने जो है सातवाहन साम्राज्य की राजवंश की स्थापना की थी, सिमुक ने, ठीक है ना। तो ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि आंखों के सामने पड़ गया। चलिए अब बताइए कि जो है गाथा सप्तशती नामक जो है रचना ये किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये की थी हॉल ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हॉल, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की है कि सातवाहन की राजधानी क्या थी, उसके संस्थापक कौन थे, और अब आपको बताना है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। ऑप्शंस यहाँ से हैं पाली, प्राकृतक, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको आपके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये थी प्राकृतक, ठीक है। जो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी ये थी प्राकृतक। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतक, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। चलिए और बताइए कि इन राजवंशों का सही क्रम क्या है। देखिए सातवाहन, गुप्त, शंग और चोल, ठीक है ना। तो इनमें से आपको सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा था, फिर उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में, और फिर उसके बाद में कौन सा आया। तो फिर देखिए सबसे पहले आया था शंग वंश, ठीक है ना। फिर शंग के बाद में आया था सातवाहन, ठीक है ना। फिर सातवाहन के बाद में आया था गुप्त, ठीक है ना। और फिर गुप्त के बाद में आया था चोल। तो सबसे पहले आया शंग, किस ऑप्शन में 3। तो हमारी सीरीज़ क्या बनी है 3, फिर सातवाहन तो 3 2, फिर आपकी गुप्त तो 3 1 है ना। तो पहले 3 1 2, फिर आपका बचा था चोल, ये लास्ट में था, तो ये 4। तो हमारी सीरीज़ बनी 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की सफलता रही, ठीक है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखलता रही। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। चलिए बताइए, आपके ऑप्शन है बैक्ट्रियन या ग्रीक, पार्थियन, शक या कुषाण। दोस्तों आपके फिर से हम चॉइस देते हैं कि आपके इन्हीं दो में से एक राइट आंसर होगा। तो इनमें बताइए कि भारत में सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बैक्ट्रियन या ग्रीक, तो बैक्ट्रियन या ग्रीक ने किया था सबसे पहले भारत में आक्रमण, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है थोड़ा अच्छे लेवल का कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। चलिए शक संवत आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अब बताइए कि विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 58 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट को BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यानी कि जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 58 वर्ष, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 58 ईसा पूर्व। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि लाल चेर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि लाल चेर के प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंडगी यानी कि पत्तिनी है, ठीक है ना, पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये भी जान लीजिए कि जो है पत्तिनी का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था चेर शासक ने, ठीक है, चेर शासक ने। और अब बताइए कि उस चेर शासक का नाम क्या था। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये था सेनगुट्टवन, ठीक है। कौन सा था, सेनगुट्टवन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। चलिए
तो जीवक जो ग्रंथ है यानी कि चिंतामणि, ये कौन सा ग्रंथ है, यानी कि किसका ग्रंथ है, तो तमिल का है, ठीक है ना, तो कि तमिल लैंग्वेज में है। और ये जो है संबंधित किस धर्म से है बताइए। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म। ठीक है, चलिए तो अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा का मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। चलिए आप बताइए कि गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। अभी हमने चिंतामणि डिस्कस किया था और अब बताइए कि गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बौद्ध धर्म, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जो है इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक संगम युगीन व्याकरण की रचना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तोलक पीयम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये है तोलक पीयम। ये ऐसी जो है संगम युगीन जो है व्याकरण रचना है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है ना, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो कदम्ब, चेर, चोल या पांड्य, इनमें से ऐसा कौन सा जो है राजवंश है जिसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कदम्ब, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कदम्ब एक ऐसा राजवंश है जिसका जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि संगम युग में उरैयूर, ठीक है ना, उरैयूर किसके लिए विख्यात था। तो संगम जो है एक वर्ड है उरैयूर, तो ये बताइए कि ये जो है किसके लिए विख्यात है, यानी कि ये जो है कहाँ, यानी कि किसके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको ऊपर नहीं सी, अब आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन। तो फ्रेंड देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें ये जो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। तो जो उरैयूर था, ठीक है, ये किसके लिए फेमस था, तो ये था कपास के यानी कि जो है कपास के व्यापार के लिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है कि तोलक पीयम ग्रंथ संबंधित है। दोस्तों आप बताइए कि तोलक पीयम ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या इन सभी से। चलिए बताइए अब आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि व्याकरण और काव्य से, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो तोलक पीयम ग्रंथ संबंधित है किससे संबंधित है, तो ये है व्याकरण और काव्य से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल भाषा में है। तो ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली में से कौन सी धार्मिक कविताएं ऐसी हैं जिसका संकलन जो कि कुरल भाषा में है, ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये है तमिल भाषा। तो तमिल भाषा का जो है संकलन किसमें है, तो कुरल भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। चलिए बताइए, तो वो जो है 3 संगमों का आयोजन किसके द्वारा, यानी कि किस राज्य के शासकों द्वारा किया गया था, चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। तो फ्रेंड्स देखिए इन्हीं 2 में से आपका एक राइट आंसर है। तो अब आप चलिए मैं आपको ऑप्शंस क्लियर दिखा देता हूँ। तो बताइए कि 3 संगमों का जो आयोजन किया गया था वो किन शासकों के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पांड्य। ठीक है,
ये कौन से शासक थे? तो ये थे पांड्य शासक। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पांड्य। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अब है आपका अगला प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था। तो ये जो है किसने ऐसा उल्लेख किया है कि नंद ने, जो नंद वंश के लोग थे, तो उन्होंने जो अपना कोष यानी कि जो अपना खजाना था वो जो है गंगा नदी में छुपा रखा था। तो ये जो है उल्लेख किसने किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अब बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड, ये जो उल्लेख किया था, ये किया था मामूलनार ने। ठीक है ना, किसने? मामूलनार ने। तो इन्होंने ऐसा उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना जो कोष है वो गंगा में छुपा रखा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी अब तक हमने आपको कोई भी क्वेश्चंस कमेंट के लिए नहीं दिए हैं, तो फिर हम देंगे आपको। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की? चलिए, तो इसमें क्वेश्चन बनना है कि जो है दक्षिणापथ में स्थित कितने राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये क्या था? 12 राज्यों पर। कौन सा शासक था? गुप्त शासक। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो 12 राज्यों पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सर्वराजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की। तो सर्वराजोच्छेता, तो ये जो है इसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। तो ये उपाधि जो है किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समुद्रगुप्त, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शवों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो बताइए कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था? तो दोस्तों, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो हिंदुस्तानी शैली या सबक ए हिंदी शैली के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, हफीफ, इसामी या अमीर खुसरो? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, ठीक है ना, कौन थे? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए, तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। तो इसका मुख्य कारण क्या था? चलिए, यानी कि परिस्थितियां भी उनके साथ थी, परिस्थितियां भी उनके अनुकूल थी। तो ऐसा कौन सा रीज़न रहा होगा कि जिसके कारण गुलाम वंश के शासक भारत में अपना राज्य विस्तारित नहीं कर पाए? क्योंकि ऑप्शन हैं जैसे कि आरंभ में उनकी सैन्य शक्तियाँ कमज़ोर थी, मंगोल आक्रमण का भय, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, या वे साम्राज्य का विस्तार ही नहीं करना चाहते थे। तो चलिए बताइए कि अब आपके इस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। इन दो में से आपका एक राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड देखिए, इसका रीज़न ये था कि मंगोल आक्रमण का भय था उनको, इसीलिए वो अपना जो है विस्तार नहीं कर पाए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? आपके ऑप्शन से बताइए। तो फ्रेंड्स, ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, खुद पे गुदवाना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा खलीफा कौन था जिसने कि सिक्कों पर जो है नायाब गुदवाया था? किसका? वो भी खलीफा का। तो फ्रेंड्स, ये था जो है फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अब आपका प्रश्न है कि सैयद उस सलातनीन की उपाधि किसने धारण की। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खुआ यानी कि कुरान का पाठ, ठीक है फ्रेंड, बताइए कि कुरान का पाठ करने वाला किसे कहता है? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए का आया है बहुत ही सही है, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये अच्छा प्रश्न है कि किस बादशाह के अंतर्गत यानी कि ऐसा कौन सा बादशाह था जिसमें जो है सबसे ज़्यादा मुगल सेना में उसकी जो है हिंदू सेनापति थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको बताना है कि अनवार ए सुहैली ग्रंथ का किसका अनुवाद है। देखिए, अनवार ए सुहैली ये ग्रंथ है, तो ये किसका अनुवाद है यानी कि उस ग्रंथ को सिर्फ ट्रांसलेट किया गया, बाकी सब चीज़ एक ही है। बताइए। तो फ्रेंड्स ये है पंचतंत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा पंचतंत्र। अनवार ए सुहैली किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। दोस्तों ये कुछ ऑप्शन है जैसे कि ख्वाजा अमुद समद, सैयद अली तब्जीरी, बसावन या मंसूर। तो इनमें से पक्षियों का, बर्ड्स का सबसे बड़ा आर्टिस्ट यानी कि चित्रकार कौन था? तो फ्रेंड्स ये था मंसूर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मंसूर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, ज़ाहरा बेगम या जबुसिना बेगम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। और ये जो है किसकी बेटी थी? तो ये थी बाबर की, ठीक है ना, गुलबदन बेगम। ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी। तो सुलह ए कुल मेला भी लगता है, ठीक है ना। तो ये भी यूपी जीके में पूछा जाता है, तो वो लगता है आगरा में, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का, ठीक है, प्रतीक होता है। तो ये जो है किस पर, ये जो है कॉन्सेप्ट है कि अवधारणा किस पर आधारित थी। तो ये देखिए ये सब पर आधारित थी, ठीक है ना, यानी कि राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है। ये क्वेश्चन अच्छा है और अभी तक हमने आपको कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में, ठीक है ना। दोस्तों इसको आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आ गया है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, तो ये भी हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो ये थी बाबर की। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की थी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? तो औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम देख चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ।
फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। तो ऐसा कौन सा शासक था, सेना नायक था, जिसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? चलिए बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भेजा था शाइस्ता खां को। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शाइस्ता खां। ठीक है, और ये इसके मामा थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो जब शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे तो उस टाइम मुगलों ने उनको किस जगह पे, किस नगर में कैद कर रखा था? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये जो कैद कर रखा था उनको, वो कैद कर रखा था आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, दैट इज आगरा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? अच्छा प्रश्न है, बताइए कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जीवाजी राव सिंधिया ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपका सही हो जाएगा, जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने कि पानीपत की लड़ाई को स्वयं यानी कि अपनी आंखों से देखा? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये था काशीराज पंडित। कौन से थे? काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सर ए नौबत का अर्थ था। सर ए नौबत, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और बताइए कि सर ए नौबत का क्या अर्थ था? सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? तो फ्रेंड देखिए, जो सर ए नौबत का अर्थ था ये था सेनापति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेनापति। दोस्तों, आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिलता है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए। तो ऐसा कौन सा पशु है इनमें से, सांड, ऊंट, घोड़ा या सिंह, तो जिसको कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिलता है? बताइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए। तो मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे हिंदी क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।